Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue second part of turning effect of a force on a body, that is part 2. In first class I have already explained you some theory portion. So today theory portion will be completed and one more class, one or two classes I will need to explain you numericals. I told you vividly we will go like this in every subject, chapter by from starting I will continue. Okay, so after completion of one chapter in physics I will shift to chemistry and likewise, then biology likewise. Okay, so today turning effect of a force on a body. Last time I explained you what is turning effect of a force on a body or a torque. Okay, yeah, moment of force. Then I also explained you what do you mean by equilibrium. Equilibrium के बारे में मैं बताया था. Laws of equilibrium, clockwise movement at equilibrium, clockwise movement on any point of the body is equal to anti-clockwise movement. ये चीज बताया था. So today the rest part, that is center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब वही होता है, हम जैसे फिजिकल वर्ल्ड में बोलते हैं, हम लोग का बॉडी, हम लोग का ऊपर जितना भी फोर्स गिरता सब हमारा दिमाग में गिरता. वी कैन से आवर माइंड इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आवर बॉडी. जितना भी फोर्स गिरता तब हमारा दिमाग में गिरता. बट सो फार रिलेशन इज कंसर्न, जितना भी फोर्स गिरता हमारा हार्ट पे गिरता. So either heart or brain is the center of gravity of our body. Likewise, center of gravity of any body is defined as the point on the body about which the sum of the moment of force of all the forces acting on the body is zero. सपोज ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब यहाँ पे सपोज F1, यहाँ पे होता है F2, यहाँ पे होता है F3, यहाँ पे होता है F4. सो दिस वन D1, दिस शुड बी D2, दिस शुड बी D3, दिस शुड बी D4. I told you center of gravity is a point on the body about which the sum of the moments of all the forces acting on the body is zero. Means clockwise moment about O equal to anti-clockwise moment about O. In other words, sigma m, sum of the moment about O should be zero, because O is the center of gravity. In other words, F1 D1 plus F2 D2, मैंने कहा F1 D1 clockwise, F2 D2 clockwise minus F3 D3 ये एंटी क्लॉकवाइज minus F4 D4 ये एंटी क्लॉकवाइज. ये जीरो होना चाहिए. तो मेरा कहने का मतलब हमारे दिमाग में कोई अगर फोर्स टेंशन आता तो हम लोग का दिमाग में कोई जगह में टेंशन आता, सम ऑफ ऑल द टेंशन अबाउट आवर ब्रेन, अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द ब्रेन इज कांस्टेंट. ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी में वही होना चाहिए अबाउट व्हिच द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी शुड बी जीरो. ओके, तो देखो इसका मोमेंट F1 का F1 D1, F2 का F2 D2, इसको अगर मैंने क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज F3 माइनस लिया, F3 D3 माइनस F4 D4 शुड बी जीरो. सो देन वो इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. देन नेक्स्ट पॉइंट,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होता है, कभी कभी कुछ चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सपोज यू टेक ए सर्कुलर रिंग, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आउटसाइड द बॉडी। ओके, ये क्वेश्चन आता है, नेम ए बॉडी व्हिच सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द बॉडी। हम लिखेंगे ए सर्कुलर रिंग। ओके, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सम कॉमन फिगर, कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर, ये सर्कुलर लामिना एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ट्रायंगल एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ये एक ट्रायंगल होता है, ये एक मीडियन होता है, मीडियन बेस को दो भाग करता है, ये एक मीडियन होता है। ओके, ये एक मीडियन होता है। तो मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड को दो भाग करता है, तब ये होता है CG। ओके, एक्चुअली बाद में तुम पढ़ेंगे, मैथ में भी होता है वो, ये होता है 2/3h, ये होता है 1/3 ऑफ h, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम खाली कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगुलर लामिना इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ द बॉडी। सिमिलरली एक पैरालेलोग्राम, एक रोम्बस, ए स्क्वायर, ए रेक्टेंगल, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ओके, ये सिलेंडर मिडिल ऑफ इट्स एक्सिस। ओके, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। देन नेक्स्ट थिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए होलो कोन, h/3 फ्रॉम द बेस। सपोज ये कोन होता है, जब तुम लोग कोन आइसक्रीम खाते हैं, ये होता है, ये h होता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है h/3 फ्रॉम द बेस, ये होता है h/3। तब एक सॉलिड कोन h/4 फ्रॉम द बेस, ये चीज का ऊपर भी ध्यान देना। एक आधे बार ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आया, जैसे हम प्लम्ब लाइन में एक इरेगुलर सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलते। सपोज ये ऐसे दिया हुआ एक स्क्वायर, तब इसका ये एग्जाम क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे एक होल किए, तब यहाँ पे एक प्लम्ब लाइन डालें। प्लम्ब लाइन कैसे होता है, जो हम सीमेंट वर्क करते हैं, जो वो मासूम क्या करता, वो मिस्त्री वही करता, एक ऐसे एक चीज़ को रखता, तब ये में ईंट का ऊपर, जो ब्रिक का ऊपर ये मारते हैं इसको, शायद ये ब्रिक वो जो सीमेंट वर्क स्ट्रेट लाइन में हुआ या थोड़ा टेढ़ा रहा, तब उससे एक प्लम्ब लाइन यहाँ डाले। तब इसके बाद यहाँ एक होल किए, इसको घुमा दिए। सपोज ये BCD, इसको इससे घुमा दिए, घुमा देने के बाद एक प्लम्ब लाइन ऐसे, तब ये जहाँ पे छेद करता है, दिस इज द CG ऑफ द बॉडी। ओके, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंप्लीटेड। ओके, देन कपूल और मूवमेंट ऑफ कपूल। कपूल कपूल और मूवमेंट ऑफ कपूल हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक बीम ऐसे था, एक बीम में ये होता है फलका, मतलब ये जगह में घूम सकता। यहाँ अगर मैंने 5 न्यूटन डाला, ये 2 मीटर, इस साइड में मैंने 5 न्यूटन डाला, ये 2 मीटर। हम बोलते इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट वो शुड बी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट वो, देन ओनली द बीम इज इक्वल। कभी कभी ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में गिरा, आइदर नीचे या ऊपर। कभी कभी ऐसे हो सकता, फोर्स क्या होता है, कोई बॉडी को ऐसे मूवमेंट नहीं देता, पूरा टर्न कर सकता। अगर सपोज एक बॉडी ऐसे फोर्स, ऐसे ये फोर्स, ये B1, ये B2, ये B। तुम देखो ये फोर्स जो होता है, ये फोर्स वही होता है। इसको भी मैंने ऐसे भी कर सकता,
ऐसे किया मैंने फोर्स यहाँ पे ऐसे दिया, मैं ये फोर्स को ऐसे दे सकता, तब ये फोर्स को ऐसे दूंगा। तो ये केस में बॉडी ऐसे घूमेगा, ये केस में बॉडी क्लॉकवाइज घूमता, इसी केस में बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमता। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए। सो दिस इज कपुल। कपुल मतलब मैंने तुम लोग को मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स, कपुल का बीच में वही जानकारी देना चाहता हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स में एक बीम को अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट दिए, तब इसको बैलेंस करने के लिए समान अमाउंट का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना चाहिए, अबाउट द हिंज और अबाउट द मूविंग पॉइंट और अबाउट द फलक्रम। लेकिन ये केस में हम पूरा इसको घुमाते हैं 360 डिग्री में, एक डायरेक्शन में फोर्स देते हैं आइदर फोर्स। ओके, सो दिस इज कपुल और मोमेंट ऑफ कपुल। कपुल और मोमेंट ऑफ कपुल, मोमेंट ऑफ कपुल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड कपुल वर्क। ये होता है डी, ये पूरा डी। तो कपुल और मोमेंट ऑफ कपुल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either force and couple work. A little common sense will indicate, suppose यहाँ F 5 न्यूटन, ये F 5 न्यूटन, तो हम कहेंगे ये टोटल सपोज D इक्वल टू 4 न्यूटन, तो अब हम कहेंगे मोमेंट ऑफ कपुल और कपुल और रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ the force 5 Newton about O or net moment of the force 5 Newton about O is equal to either force 5 into 4 सब 20 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपुल और कपुल होगा 20 न्यूटन मीटर। ओके, ये सपोज एमसीक्यू में आया, तो अब एक कपुलर दिया हुआ, आइदर फोर्स दिया हुआ, तब हम सिंपली इंटू कर देंगे और इसका यूनिट लिख देंगे। कभी कभी ये होता है, सपोज थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन आ सकता, जैसे 2014 में आया था, 2014 में ऐसे आया था, यहाँ शायद यही सेम 5 न्यूटन था, यहाँ 5 न्यूटन था, शायद ये सेम क्वेश्चन था, इट वाज बेरिंग 4 मार्क्स। तो अब इसी केस में लेकिन हम लोग को थोड़ा अलग करना चाहिए, थोड़ा प्रूफ तरफ करना चाहिए। कोई वो ऐसे बोलेगा, फाइंड द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स of 5 Newton about O और find the resultant moment of force about O। तो इसी केस में क्या होगा, हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ द फोर्स F at A about O इक्वल टू 5 मत करो, हाँ, F d1। Similarly, moment of the force F about B, now about moment of the force F at B about O, ये होता है क्लॉकवाइज इक्वल टू F इंटू D2, ये भी क्लॉकवाइज। टोटल about O equal to F into D1 plus F into D2 equal to F into D1 plus D2 equal to F into D। ओके, तब ये भी क्लॉकवाइज। सो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स वही F इंटू D हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ। लेकिन हम लोग को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर थोड़ा 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन आया, तब तुम लोग को ऐसे डिराइव करके करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे होगा 5 into 2 10 न्यूटन मीटर,
क्लॉकवाइज, यहाँ पे होगा 5 न्यूटन टू इंटू 2 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। सो टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। सपोज 1 मार्क का क्वेश्चन आया, फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स और कपुल और मोमेंट ऑफ कपुल ऑफ द फोर्सेस अबाउट ओ, तब हम सीधा लिख सकते हैं क्या है 5 इंटू 4। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ऐसे करो। ओके, ये तो हो गया मोमेंट ऑफ कपुल। तो मोमेंट ऑफ कपुल का जैसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जांपल दिए थे, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, नॉट मोमेंट ऑफ कपुल। मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जांपल क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ए डोर, ओपनिंग ए नॉट बाय मींस ऑफ ए रेंच, ओके, रेंच जो होता है, ओके, और स्पैनर, ओके। सो ये सब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए की, ये सब मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, मोमेंट ऑफ कपुल क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील ऐसे, तो अब लेफ्ट साइड में जैसे फोर्स जाएगा राइट साइड में लेफ्ट साइड में सेम फोर्स ऊपर जाता है। या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए की, क्लोजिंग ऑफ ए की ऐसे देखो, ओपनिंग ऑफ ए की, ओके, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए वाटर ट्यूब जैसे समान फोर्स देखो, दो हाथ दो फिंगर देखो, ये होता है मोमेंट ऑफ कपुल। सो मोमेंट ऑफ कपुल इज द स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, देन वन इम्पोर्टेंट चीज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मोशन ऑफ ए बॉडी along a circular path with a constant speed is called uniform circular motion. Motion of a body along a circular path with a constant speed is called uniform circular motion. इसका मतलब हम अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा लेकिन इसका कांस्टेंट स्पीड होगा तब तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म मतलब समान। देखो जहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होता है वहाँ पे माने यूनिफॉर्म स्पीड होने पर एक्सीलरेशन नहीं होता, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड हम लोग का जैसे लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड रहने पर वहाँ एक्सीलरेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ इसका खूबी वही होता है, यहाँ एक्सीलरेशन होता है बिकॉज यहाँ स्पीड कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्पीड कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हम वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों समान होते हैं। वेलोसिटी का एक खूबी होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड स्पीड के साथ समान होने पर भी इसका डायरेक्शन अलग होता है। तब यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion the velocity is variable but speed is constant. Though velocity is variable, it is an accelerated motion. Exam question 2014. In uniform circular motion is an accelerated motion because velocity is there, because स्पीड इज वेरिएबल। जहाँ पे स्पीड चेंज होते रहता है वहाँ पे वेलोसिटी हम गेन करते हैं। स्पीड कम होने पर वेलोसिटी रिटार्डेशन होता है, स्पीड ज़्यादा होने पर एक्सीलरेशन होता है। दो इट इज इन दिस केस वेलोसिटी इज वेरिएबल सो इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वर्क डन इज जीरो। व्हाई? बिकॉज हाँ, इसको मूव करने के लिए दो फोर्स का जरूरी होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तुम याद दिलाओ जब प्लांट सेल एनिमल सेल का डिवीजन होता है, प्लांट सेल का एनिमल सेल का जो डिवीजन होता है इट इज सेंट्रीपिटल। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो उसी का माने जो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है। पहले इसका वो जो न्यूक्लियर डिवीजन में वो क्या होता है सेंट्रीपिटल, बाहर से एक फोर्स गिरता, वहाँ एक फ्यूरा हो जाता, दो सेल एक मदर सेल से डिवाइड हो जाता। लेकिन एनिमल सेल में बीच में एक सेल प्लेट डेवलप होता, वो दोनों साइड को बाहर को फोर्स गिरता, उससे कहा जाता सेंट्रीफ्यूगल। सो
सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से फोर्स अंदर गिरता, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अंदर से बाहर गिरता। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है द एक्चुअल फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज द रियल फोर्स, बट centrifugal force is a frictious force. It is a frictious force and it is a outer radiating force. जो फोर्स अंदर से बाहर जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर से अंदर गिरता है वो सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स व्हिच इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फ्रिक्शियस फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जन्म नहीं होता जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहता। तुम लोग देखो, तुम लोग जो सर्कुलर झूला जो होते हैं ऐसे झूलते हैं, ऐसे सर्कल में, वो जो मौसम में सब झूम मैंने राउंड करके जो घूमते हैं ना, तब उसी टाइम तुम्हें जैसे लगेगा हम गिर पड़ते, लेकिन मैं बाहर में खड़ा हूँ, मुझे नहीं लगेगा तो मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ फोर्स गिरता। तब क्योंकि तुम जितना दूर घूमेंगे तुम्हारे ऊपर इतना दूर वो फोर्स पड़ेगा। तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिएक्टिव फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम जितना ज़्यादा देंगे इसी का अनुसार सेंट्रीपिटल फोर्स ही फ्यूगल फोर्स ही जन्म होगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओनली वन चीज बचा यहाँ पे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स which is the actual force which is responsible for the motion of body along the circular path. Okay, so यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है, it is an accelerated motion. The direction of the acceleration is towards the center. बिकॉज हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जो फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है इसका एक्सीलरेशन होता है जरूर। जहाँ पे फोर्स हो यहाँ पे एक्सीलरेशन जरूर है। तो फोर्स होने पर एक्सीलरेशन होता है, तो द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर। जो रियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तो माना आउटर साइड से सेंटर गिरता, तो उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। So in case of uniform circular motion, no work is done because the angle between the force and the displacement vector is 90 degree. Very important. यहाँ पे velocity बा speed, लेकिन वो इसका डायरेक्शन चेंज होता है, तब इसको वेलोसिटी हम कहेंगे। तो वेलोसिटी जहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट वही होता है। सो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। सो नो वर्क इज डन। जस्ट याद दिलाओ, एक पुली अगर एक बहुत वजनदार बॉक्स इसका हेड में रख के वो प्लेटफॉर्म में चलता है, वो वर्क डन नहीं करता, बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स ऐसे वो डिस्प्लेस करता है, फोर्स ऊपर से गिरता, तो इनका बीच में जो एंगल 90 डिग्री होने पर वहाँ वार्डन नहीं होता अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको घुमाता है, इसका डायरेक्शन सेंटर तरफ होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड तरफ होता है। सो दो द एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, सो नो वर्क इज डन। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर ऑल थ्योरी पोर्शन कंप्लीटेड। So in the next class, I will start numericals. That is meter scale numericals. Very important. So from coming class after 3-4 days, I will start numericals. It will take one more class, either maximum 2 class. Then after the one important chapter, first chapter of physics will be completed. Okay. Thank you. Thank you very much.